इस थ्योरी के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम सिंपली VSEPR थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे कह सकते हो VSEPR थ्योरी या आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कह सकते हो। बेसिकली जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक के अंदर स्टडी किया कि जब ल्यूइस ने अपना कंसेप्ट एक्सप्लेन किया तो ल्यूइस के कंसेप्ट के हमारे पास काफ़ी सारे एडवांटेजेस थे। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर के भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कैसे शो कर सकते हैं किसी एटम के अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बट ल्यूइस के कंसेप्ट किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसकी शेप को नहीं बता पाए। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल की कोई अपनी पर्टिकुलर शेप है। अब किस मॉलिक्यूल की किस तरह की शेप है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, इस चीज़ को बताने में ल्यूइस का कंसेप्ट हो गया फेल। ल्यूइस के कंसेप्ट ने हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स नहीं बताई। ठीक है, तो इसके लिए फिर आगे एक दी गया नया कंसेप्ट, ठीक है, जो कि था VSEPR थ्योरी, मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी के बिहाफ के ऊपर हमने क्या किया, हमने जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्क्राइब किया। ठीक है, इस चीज़ को सबसे पहले, ये थ्योरी जो सबसे पहले गिवन दी गई, गिवन बाय किन्हों ने दी, सिडविक एंड पोवेल। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को दिया गया इन दो साइंटिस्ट ने, कब, 1940। ठीक है, 1940 को इस थ्योरी को सबसे पहले इन दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। बट जब इन दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, इस थ्योरी के अंदर काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, या ऐसा समझ लीजिए कि इस थ्योरी को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अभी और अपडेट करना पड़ना था। तो इसके लिए इसको थ्योरी को दोबारा से दिया गया और वो दी गई 1957 को। ठीक है, इस थ्योरी को दोबारा जो इम्प्रूव किया गया वो 1957 में इम्प्रूव किया गया। ठीक है, इम्प्रूव। ठीक है, इस थ्योरी को जो इन दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले दी थी VSEPR थ्योरी, उसको 1957 में इम्प्रूव किया गया, बट जो दी गई सबसे पहले वो 1940 थी। ठीक है, इसमें बेसिकली इन्होंने स्टेट क्या किया, इन्होंने बताया कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। इन्होंने बताया कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, क्या चीज़ बताई कि अगर द इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडेड द सेंट्रल मेटल एटम repel one another and move so far apart from each other so that the further no repulsion between the atoms takes place। सिंपल सी बात, इन्होंने कहा कि मान लो किसी एटम के अंदर, मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है AB3। ठीक है, मान लो कोई AB3 टाइप का कोई कंपाउंड है। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो कि एक एटम क्या है, ये सेंट्रल एटम ए हमारा क्या हो गया, सेंट्रल एटम, बी क्या हो गया, हमारा सराउंडिंग एटम। अब ये जो बी सराउंडिंग एटम है, मैंने इसको इस तरह शो कर सकता हूँ। ठीक है, मैं किसी भी तरह से शो कर सकता हूँ इसको, तो मेरे को नहीं पता कि मैंने किस तरह से शो करना है। मैं वैलेंस थ्योरी, ये जो थ्योरी है इसके बिहाफ पे नहीं, अभी अपने बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमें नहीं पता कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थ्योरी ने क्या स्टेट किया, इस थ्योरी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कि जो भी कोई एटम सेंट्रल एटम है, जो मतलब सेंटर में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, जो आउटर वाले एटम्स हैं इनके बीच में जो रिपल्शन होगी वो इस तरह से रिपल्शन होगी, कोई एटम अपने आप को, अपने मॉलिक्यूल को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन प्रेजेंट हो। ठीक है, अब मान लो कि अगर मैं ए को यहाँ पर रखे, बी इस तरह से रख रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि बी, इन दोनों के पास डिफरेंस काफ़ी कम है। ठीक है, मान लो मैं तीनों बी को इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि इस बी एटम और इस बी एटम के बीच में ये डिफरेंस क्या है, काफ़ी कम, जिसके कारण इन दोनों के अंदर रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होगी। इसी तरह से इस बी एटम और इस बी एटम के बीच में क्या है, रिपल्शन फिर से क्या है, काफ़ी ज़्यादा,
ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यही एक्सप्लेन किया कि दो एटम या कोई भी तीन एटम या चार एटम जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, अपने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे वो इस तरह से रिपल्शन रखेंगे कि उनके में मिनिमम रिपल्शन हो। कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट करेगा कि उनके एटम के बीच में मिनिमम रिपल्शन प्रेजेंट हो। ठीक है, इस चीज़ को भी बोला गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे से रिपेल क्रिएट करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं, इस चीज़ को वैलेंस थ्योरी में बोला गया। ठीक है, अब इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ अजम्पशंस ली गई। वो जो अजम्पशंस ली गई उसको हमने देखना है। क्या क्या अजम्पशंस थी इस थ्योरी की। सबसे पहली अजम्पशन कि अगर कोई दो एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल किस तरह का होगा। सबसे पहले तो वो एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अगर कोई दो एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहे हैं तो वो एटम कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी उस मॉलिक्यूल की, वो एक लीनियर शेप में होगा, मतलब एक स्ट्रेट चेन में होगा इस तरह से। ठीक है, मीन्स हो गया कि एक एटम इस साइड और एक एटम इस साइड, इस तरह से होगा वो। ठीक है, लीनियर में। सेकंड असम्पशन, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 एटम्स और मोर देन 3 एटम्स। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट हैं या 3 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं तो उस केस में कोई एक एटम क्या होगा, उसके अंदर सेंटर में प्रेजेंट होगा, जिसको बोलेंगे सेंट्रल एटम। ठीक है, किसी भी 3 या 3 से ज़्यादा वाले एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम जरूर ऐसा होगा जिसको बोलेंगे सेंट्रल एटम, जिसके अराउंड बाकी एटम्स क्या होंगे, लिंक्ड। जैसे मान लो कोई 3 मॉलिक्यूल्स की, मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर एग्जांपल बताई। ठीक है, इस तरह से इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट है, एक ए है और 3 बी है। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या होगा, इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि ए क्या है, मेरा ए क्या हो गया, सेंट्रल एटम। ठीक है, इस तरह से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ए मेरा सेंट्रल हो गया और ये मेरे 3 जो भी हैं इस साइड इस तरह से बाहर लग गए। ठीक है, ये हमारी आ गई सेकेंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन है, अगर किसी एटम के अंदर सिमिलर एटम्स कंबाइन है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिमिलर एटम्स लगे हुए हैं, सिमिलर एटम वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो 2 या 3 या जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर जो रिपल्शन लगेगी वो क्या लगेगी, इक्वल क्वांटिटी में, जिससे इस तरह के जो मॉलिक्यूल जो क्रिएट होंगे उनको बोलेंगे सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, जिनके अंदर एक रेगुलर ज्योमेट्री क्रिएट हो। ठीक है, इनके अंदर जो एक रेगुलर ज्योमेट्री क्रिएट हो। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि जिसके अंदर क्या है कि सिमिलर एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तभी मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन जो होगी वो बराबर होगी और वो एटम्स क्या होंगे, रेगुलर या सिमेट्रिकल वाले। ठीक है, नेक्स्ट अजम्पशन है, फोर्थ अजम्पशन, कि एक चीज़ याद रख लो कि लोन पेयर के अंदर जो रिपल्शन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, 2 लोन पेयर अगर प्रेजेंट है किसी एटम के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन कम होगी और लास्ट में बॉन्ड पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो आएगी वो आएगी लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में। ठीक है, ये क्या चीज़ है,
ये इस तरह से अगर स्ट्रक्चर में मान लो किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, कोई बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अमोनिया की, अमोनिया के अंदर हमने आगे जाके वैसे हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक में हम देखेंगे कि अमोनिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है। यहाँ पर एक लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर इस तरह से प्रेजेंट है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ तो ये किसी तरह से अगर इसको कंपेयर करें तो इस तरह से ये कंपेयर हो रहा है AB3 से, तो इसका स्ट्रक्चर होना था ये इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए था ना इसका, ठीक है। सबसे पहले ऐसे, ठीक है, A सेंटर में और B सराउंडिंग में, बट इसका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल और इसको बोलते हैं रेगुलर, ठीक है। सिमेट्रिकल है और रेगुलर है क्योंकि ये बॉन्ड पेयर हैं, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, इसके अंदर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर सभी में, इन दोनों के अंदर क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इनके अंदर क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इनके अंदर भी क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नाइट्रोजन अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है लोन पेयर, तो उसके कारण अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ये क्या चीज़ है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसके अंदर रिपल्शन ज़्यादा है, ठीक है, इसके अंदर रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा और इसकी इसके साथ रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट इसकी इसके साथ रिपल्शन बहुत कम है, ठीक है। लोन पेयर की बॉन्ड पेयर से रिपल्शन कम है, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर से रिपल्शन यहाँ पर भी ज़्यादा है, और लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन, मतलब जितने भी केसेस देख रहे हैं ऊपर से, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर से रिपल्शन ज़्यादा है, बट बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर से रिपल्शन बहुत कम है। अभी हमने कहा, ठीक है, कि बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे मिनिमम है, ठीक है। इस तरह से अगर इनको ड्रॉ करने में पाएँ, अगर इनके स्ट्रक्चर्स देखें तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे।